नमस्कार। आज का विषय है परंपरागत गृह विज्ञान एवं उसकी वर्तमान युग में प्रासंगिकता। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट जो है उसी में ये है परंपरागत गृह विज्ञान एवं उसकी वर्तमान युग में प्रासंगिकता। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वर्तमान समय में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। गृह विज्ञान का उपयोग अथवा महत्व क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं या गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके अपने स्वयं के संसाधनों को हम क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उसका सही से प्रबंधन कर सकते हैं। यदि इसमें हमको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो गृह विज्ञान हमको इस समस्या के समाधान के लिए सही मार्ग उपलब्ध कराएगा। और क्या होता है कि ऐसा करने से हम अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं और अधिक कुशल हो जाते हैं। ठीक है, हर क्षेत्र में हमको कुशलता प्राप्त हो जाती है, हम अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं। गृह विज्ञान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए उपयोगी होता है और दोनों के लिए यह संभावित रोजगार के अनेक अवसर का व्यापक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह ज्ञान न केवल हमें घर तक का ही ज्ञान कराता है, व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने में भी यह सहायक होता है गृह विज्ञान। ठीक है, बल्कि यह क्या होता है, हमारे व्यावसायिक जीवन में भी सहायक होता है। ये नहीं है कि इससे हमको खाली घर के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है, केवल यह हमको घर के साथ साथ व्यावसायिक जीवन में भी सहायक होता है। सभी क्षेत्रों का अध्ययन अगर हम गृह विज्ञान का करते हैं तो हम अपने सभी संसाधनों को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता था और क्या होता था कि उसका स्पष्ट निर्धारण किया जाता था तथा सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ घर की सफलतापूर्वक व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों के प्रयासों की आवश्यकता होती थी, सबकी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, कि घर सुचारू रूप से चल सके। इसलिए आज क्या है, लिंग आधारित परंपरागत भूमिका प्रासंगिक नहीं रह गई है। आज अधिक से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं, चाहे यह कार्यकाल में हो या घर से कार्य कर रही हूँ। ठीक है, चाहे ये बाहर जाके महिलाएं काम कर रही हैं अथवा घर में ही बैठ के काम कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही हैं, मतलब महिलाएं ही काम कर रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर के प्रबंधन का उत्तरदायित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति को गृह विज्ञान का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए, तभी घर अच्छे से चल सकता है, अन्यथा उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अत्यंत ही कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, ठीक है, कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है और सही से वह निर्वहन हो भी नहीं पाता है। ठीक है, गृह विज्ञान द्वारा लड़कियों व लड़कों दोनों को ही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें घरों के कार्यों के लिए या घर के कार्यों के प्रबंधन के लिए विभिन्न पहलुओं के प्रति अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विषय है जो युवाओं को एक सफल गृहस्थ बनाने और अच्छे माता पिता, एक जिम्मेदार नागरिक तथा व्यवसायी बनाने में सहायक होता है। ठीक है, पूर्वाभ्यास व आवश्यक जानकारी वह क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। मात्र गृह विज्ञान ही ऐसा विषय है। अब गृह विज्ञान लड़कों व लड़कियों के लिए, दोनों के लिए होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि दोनों ही इस तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक संसार में सफल हो पाते हैं। और अगला पॉइंट है कि दोनों का घरेलू उत्तरदायित्वों और कार्यों में भागीदारी अच्छे से हो जाता है अगर वो गृह विज्ञान का सही से अध्ययन किए हुए हैं और दोनों को ही संसाधनों का प्रबंधन करना आता है तो घर क्या होते हैं, अच्छे से चल पाते हैं। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों के लिए ही विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक अवसर क्या करता है, गृह विज्ञान प्रदान कराता है। दोनों के लिए, चाहे वह लड़की हो या लड़के हों, सबके लिए क्या करता है, वह व्यावसायिक अवसर गृह विज्ञान प्रदान कराता है। हमारे परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हमें परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए गृह विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। गृह विज्ञान में अनेक कौशलों का अध्ययन किया जाता है जो घर से ही संचालित किए जाने वाले उद्योग की स्थापना को भी संभव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बुटीक हुआ, कैटरिंग हुआ, यूनिट हुआ, क्रैच हुआ, डे केयर हुआ, सेंटर हुआ, इन सब का संचालन हम कर सकते हैं घर से। ठीक है, और ये सारे उद्योग जो हैं ये घर से ही संचालित किए जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कुछ
वैज्ञानिकों ने गृह विज्ञान के बारे में अपना क्या क्या योगदान दिया है। कुछ वैज्ञानिकों का योगदान है गृह विज्ञान के बारे में, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे और पढ़ेंगे। जैसे देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों का गृह विज्ञान में योगदान बताना है आपको। इसमें क है एम स्वामीनाथन, ख है सी गोपालन, ग है एस के रनाडे और ग है रविन्द्रनाथ टैगोर। इन लोगों ने गृह विज्ञान के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, रविंद्र स्वामीनाथन के बारे में, एम स्वामीनाथन जो है ना, उनके बारे में सबसे पहले यहाँ जानते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी को कुंभकोणम में हुआ था। भारत के आनुवंशिक विज्ञानी हैं ये, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन ही माने जाते हैं। स्वामीनाथन ने सन 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किया है। ठीक है, इसीलिए हरित क्रांति के जनक ये माने जाते हैं। स्वामीनाथन का यह प्रयास सफल रहा। देश में पहली बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई थी। ठीक है, यह सफल प्रयास इन्होंने किया था। उत्तम किस्म की बीज का इन्होंने क्या किया था, चलन किया था, और जिससे गेहूं की बम्पर पैदावार पूरे देश में हुई थी। स्वामीनाथन के इन अथक प्रयासों की वजह से ही देश में हरित क्रांति का अगुवा उन्हें माना जाता है। स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1972 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार इनको किसके द्वारा दिया गया? भारत सरकार के द्वारा दिया गया। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सन 1967 में पद्मश्री पुरस्कार से एम स्वामीनाथन को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो यह भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। या 1972 में किस पुरस्कार से स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया? तो यहाँ आप लिखेंगे कि पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और 1989 में पद्म विभूषण से किसको सम्मानित किया गया था? भारत सरकार के द्वारा। तो आप बताएंगे कि एम स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, सन 1971 में इन्हें रमेन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधियों से भी सम्मानित किया। एम स्वामीनाथन ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और उसे स्वीकार किया। ठीक है, और इस कार्य के द्वारा भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। ऐसा प्रयास किसके द्वारा किया गया? एम स्वामीनाथन के द्वारा ही किया गया। यह मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म थी जिसे स्वामीनाथन ने भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसीलिए स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है और एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। स्वामीनाथन के प्रयासों का परिणाम यह है कि भारत की आबादी में प्रतिवर्ष पूरा एक ऑस्ट्रेलिया समा जाने के बाद भी खाद्यान्नों के पहले में वह जो है खाद्यान्नों की कमी नहीं होती है और जो भारत क्या होता है, आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के खाद्यान्नों को निर्यात भी किया जाता है और निरंतर उसके उत्पादन में वृद्धि होती रही है। इसका सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया है? इसका सफल प्रयास एम स्वामीनाथन के द्वारा ही किया गया है। जो पुरस्कार और सम्मान स्वामी एम स्वामीनाथन को प्राप्त हुए थे, उन धनराशियों से इन्होंने क्या किया है, आइए देखते हैं कि विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से एम स्वामीनाथन ने वर्ष 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना किया था। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिक विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना है। इनका क्या था रणनीति? कि महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, और इसी रणनीति को इन्होंने बढ़ावा दिया अपना जो रिसर्च एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करके। ठीक है, फाउंडेशन में स्वामीनाथन और उनके सहयोगियों द्वारा पर्यावरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। स्वामीनाथन दक्षिण एशिया के उत्तरदायित्व के साथ
पर्यावरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूनेस्को में भी पदासीन रहे। उनकी महान विद्वता को स्वीकारते हुए इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी और बांग्लादेश की, चीन, इटली, स्वीडन, अमेरिका तथा सोवियत संघ की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों में भी उन्हें शामिल किया गया। वह वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के संस्थापक सदस्यों में से एक माने गए हैं। कौन? एम स्वामीनाथन। सन 1999 में टाइम पत्रिका ने स्वामीनाथन को 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई में से एक बताया था। किसने बताया था? 1999 में टाइम पत्रिका ने बताया था किसको? स्वामीनाथन को 20वीं सदी में 20 सबसे प्रतिभाशाली एशियाई में से एक एम स्वामीनाथन को बताया गया था। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे एशिया के ही, मतलब एशिया महाद्वीप के ही एम स्वामीनाथन थे। अब दूसरा देखिए, पहला तो आपने देखा एम स्वामीनाथन का, दूसरा है सी गोपालन। ठीक है, ये कोलथुर गोपालन 19 नवंबर 1918 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था और 3 अक्टूबर 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक भारतीय पोषण विशेषज्ञ थे ये, सी गोपालन भारतीय पोषण विशेषज्ञ थे। वह स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। अपने भारत में पोषण अनुसंधान इसके पहले नहीं था, लेकिन सी गोपालन के सफल प्रयासों के द्वारा स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान शुरू किया गया। इसके जिम्मेदार कौन थे? एम सी गोपालन थे। ठीक है, किसके जिम्मेदार थे? पोषण के। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्र भारत में सी गोपालन किसके जिम्मेदार थे? तो ये पोषण अनुसंधान शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। ब्रिटिश काल के दौरान, मतलब जब अंग्रेजों का शासन था उस समय, पोषण अनुसंधान में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अगले 6 दशकों तक वहाँ काम किया। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में जब पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थानांतरित हुई और राष्ट्रीय पोषण संस्थान में वह बदल गई, गोपालन ने निदेशक के रूप में वहाँ क्या किया? वहाँ अपना पदभार संभाला और कई प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान का विस्तार किया। गोपालन के शोध के कारण स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना और एक गुड़क निवारण कार्यक्रम शुरू हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय पोषण फाउंडेशन की स्थापना की, जिसने भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्यों को प्रकाशित किया। वे पद्मश्री और पद्म भूषण नागरिक सम्मान के प्राप्तकर्ता थे। सी गोपालन पद्मश्री और पद्म भूषण नागरिक सम्मान के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने नैदानिक अनुसंधान, जैव रसायन और जैव भौतिकी, एंडोक्राइनोलॉजी, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, खाद्य विज्ञान और बहुविषयक विषयों के क्षेत्र इकाइयों के लिए विभाजन स्थापित किए। राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो जो उनके प्रयास का उत्पाद है, उसने प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, विटामिन ए की कमी, फ्रिनोडर्मा, लेथरिज्म, फ्लोरोसिस और पेलाग्रा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंधान शुरू किया। वे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के निदेशक थे। कौन? सी गोपालन। क्या थे? भारतीय खाद्य पदार्थों पर श्री गोपालन के कार्य भी क्या हैं? सराहनीय हैं। उन्होंने अपने पोषक मूल्यों के लिए 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया और उनकी एक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट भी प्रकाशित की। इस कार्य का उपयोग सभी पोषक तत्वों के आहार में गणना के लिए किया जाता था। इसने भारत को ऐसा पहला विकासशील देश बनाया। किसने? ये मतलब सी गोपालन ने ऐसा देश बनाया था कि भारत को ऐसा पहला विकासशील देश बनाया जिसके पास स्वयं के अनुशंसित भत्ते थे। इसके पहले नहीं था। इन्होंने जो भी अपना पुरस्कार का धनराशि प्राप्त किया उससे भारत के लिए सहयोग, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट स्थापित किए। इसके अब देखिए गृह विज्ञान के क्षेत्र में एस के रनाडे का क्या
योगदान है उसके बारे में जानते हैं। एस के रनाडे का पूरा नाम, एस के डे का पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार रनाडे। ठीक है, इनका जन्म 13 सितंबर 1906 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 मई 1989 को हुई। इनका जन्म वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में सिलहट जिले के लक्ष्मीबाग गांव में इनका जन्म हुआ था। एस के डे का, ठीक है, वह भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहकारिता और पंचायती राज मंत्री थे। एस के डे को उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है या जाना जाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास का बीड़ा उठाया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा लोकतंत्र का अभ्यास नहीं किया जा सकता है और इस बात पर बल दिया था कि लोकतंत्र का फल हर गांव तक पहुंचना चाहिए। एस के रनाडे ने अपने करियर की शुरुआत पुनर्वास मंत्रालय मानव तकनीकी सलाहकार के रूप में की थी। इस पद पर उन्होंने अपने को सामाजिक इंजीनियर के रूप में इस पद पर उन्होंने साबित किया था। एस के डे की जीवटता और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र विकसित करने की प्रतिबद्धता ने उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेरित किया। नेहरू ने नव स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास की बागडोर एस के रनाडे को सौंप दी और नेहरू की मृत्यु के बाद एस के रनाडे ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया और अपना समय देश में पंचायती राज संस्थानों के निर्माण के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया। मंत्री के रूप में उनकी परियोजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 थी। ठीक है, 1953 में थी, जो बाद में देश भर में क्या हुआ? सामुदायिक विकास खंडों का आधार बनी। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा, ठीक है, देश में क्या बनी? वो सामुदायिक विकास खंडों का आधार बनी। और आगे सामुदायिक विकास के श्री एस के रनाडे ने मॉडल 3 स्तरीय रणनीति की विशेषता बताई है। क्षेत्र का विकास, समन्वित प्रशासन और व्यक्ति और समुदाय का विकास। पहली सामुदायिक विकास परियोजना सन 1948 में इटावा यूपी में शुरू की गई थी। सन 1952 के दौरान देश भर में ऐसी 55 योजनाएं शुरू की गई थी। उनकी सफलता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को देश के सभी ब्लॉकों तक औद्योगिक टाउनशिप की अवधारणा तैयार की गई थी। इस मॉडल का जोर कृषि और औद्योगिक विकास के संयोजन पर केंद्रित था। यह मॉडल सन 1950 में मजदूर मंजिल परियोजना के रूप में भौतिक रूप में नीलोखेड़ी हरियाणा में आया। इस परियोजना से पाकिस्तान के 7,000 बेघर शरणार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ था। मजदूर मंजिल परियोजना के रूप में जब भारत में यह 1950 में आया था, इससे 7,000 बेघर शरणार्थी जो पाकिस्तान के थे, भारत में आए थे, उनको लाभ प्राप्त हुआ था। मॉडल से प्रभावित होकर नेहरू ने इसे विकास का मक्का करार दिया और देश भर में कई और नीलोखरों का निर्माण करने का क्या किया? इन्होंने आह्वान किया। इसके डे बलवंत राय मेहता समिति 1957 के सदस्य थे, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया था। समिति ने इस बात का आकलन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में क्या किया जाए? सुधार किया जाए, परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन की प्रक्रिया में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पहल और संस्थानों का उपयोग करने में कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहा है। समिति ने कहा कि सामुदायिक विकास तभी गहरा और अस्थायी होगा जब समुदाय नियोजन, निर्णय लेने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में शामिल होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थान के लिए एक भौतिक विकास भूमिका का प्रस्ताव रखा और सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों की सफलता के लिए इन्हें क्या बताया? महत्वपूर्ण बताया या आवश्यक बताया। अब गृह विज्ञान के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या योगदान दिया है, आइए उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि गृह विज्ञान के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना क्या योगदान दिया है। बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक उस समय बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ के सुपुत्र गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में 6 मई सन 1861 ईस्वी को हुआ था। बंगाल के धार्मिक सुधारक कौन माने जाते हैं? रविन्द्रनाथ के पिता पंडित देवेंद्रनाथ, ठीक है, उनके पुत्र हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, धार्मिक सुधारक के ही पुत्र हैं। इनके पिता भी धार्मिक सुधारक थे, जिनका नाम क्या था? देवेंद्रनाथ। यहाँ प्रश्न बन सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर का कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? सन 1861 ईस्वी को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने
बोलपुर के निकट सन 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। अब यहाँ प्रश्न यह भी बन सकता है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई। ठीक है, तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई, बोलपुर के निकट हुई। कब हुआ कि 1901 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसके पश्चात उन्होंने अपना जीवन साहित्य साधना, चित्रकला, संगीत तथा शिक्षा की सेवा में समर्पित कर दिया। इन्होंने राजनीति में भी प्रवेश लिया और 1919 तक वे राजनीतिक क्षेत्र में रुचि लेते रहे। बाद में उनकी रुचि राजनीति से कम होती गई और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे विश्वविख्यात कृति है। कोई पूछे गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। किसका? गीतांजलि का। सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया और सन 1915 में इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 13 में तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1915 में उन्हें भारत ने उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने साहित्य, कला और दर्शन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से भारत का नाम रोशन किया। सन 1941 में इस महान साहित्यकार एवं शिक्षा शास्त्री का देहावसान कोलकाता स्थित शांति निकेतन में ही हो गया। जो शांति निकेतन की इन्होंने जिसकी स्थापना की थी वहीं इनकी क्या हुई? मृत्यु भी हो गई थी। शांति निकेतन में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। अब आगे देखिए, टैगोर ने शिक्षा को विकास की एक प्रक्रिया माना। शिक्षा को ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या माना? विकास की एक प्रक्रिया माना है और उसी के माध्यम से शिक्षा के व्यापक अर्थ को इन्होंने स्वीकार भी किया है। टैगोर का विचार है कि शिक्षा विकास का ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति की आंतरिक क्षमताएं बाह्य रूप से अभिव्यक्त होती हैं। टैगोर के शब्दों में सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना विद्यालय सन 1901 में स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था? शांति निकेतन। इसमें बालक थे। उस समय उन्होंने शिक्षण संबंधी विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शिक्षा के बारे में टैगोर की धारणा इस प्रकार है: शिक्षा जीवन का अस्थायी साहस है। टैगोर का मानना क्या है? शिक्षा क्या है? इनके अनुसार शिक्षा जीवन का अस्थायी साहस है। यह अस्पताल को पीड़ायुक्त चिकित्सा की नीति नहीं है। यह अस्पताल की पीड़ायुक्त चिकित्सा की नीति नहीं है। शिक्षा उसकी अज्ञानता का निरोध हो सके, अपितु यह तो स्वास्थ्य की एक क्रिया है जो स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क को उपयोगी बनाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शिक्षा दर्शन में ऐसा पाठ्यक्रम लिया जो जीवन के सभी पक्षों का विकास करे। उन्होंने इतिहास, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, भूगोल, साहित्य आदि को पाठ्य विषय बनाया और नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला का कार्य और ड्राइंग, भौतिक रचनाएं, संग्रहालय आदि क्रियाओं के साथ उसको अपने में सम्मिलित किया। शिक्षा के क्षेत्र में खेलकूद, समाज सेवा आदि पर पर्याप्त बल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। टैगोर ने शिक्षण विधि में दंड व्यवस्था समाप्त की और पठन विधि को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, और पठन विधि को क्या किया? महत्वपूर्ण बताया है। दमन प्रथा का अंत करके सहज स्वाभाविक रूप से इन्होंने क्रिया के द्वारा सीखने के द्वारा, भ्रमण द्वारा, वाद विवाद, प्रयोग विधि आदि को इन्होंने शिक्षण का माध्यम बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर स्त्री शिक्षा के क्या थे? पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उनके अनुसार स्त्री पुरुष हर प्रकार से समान हैं, अतः स्त्रियों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। अतः स्त्रियां भी उन सभी विषयों में शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं जिनकी शिक्षा पुरुष प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि टैगोर बालिकाओं के लिए अलग से पाठ्यक्रम के निर्धारण के पक्षधर में नहीं थे, परंतु उनके अनुसार बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान का अध्ययन करना अनिवार्य होना चाहिए। टैगोर के अनुसार बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य माना गया है। ठीक है, अनिवार्य होना चाहिए बालिकाओं के लिए, ऐसा टैगोर का मानना था। गृह विज्ञान में यही इनका योगदान था। ठीक है, अब हमको पूरा विश्वास है कि ये जो तीनों महासमर्थक हैं गृह विज्ञान के, ठीक है, जैसे एम स्वामीनाथन, सी गोपालन, एस के रनाडे, रघुनाथ टैगोर, चारों लोगों का जो महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, हमने जो आपको समझाया अच्छे से आपको समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।